आज की कहानी है क्यों पति को छोड़कर अमेरिका लौट गई वो। उसका नाम रोजी था। लंबा शरीर, नीली आंखें और सांचे में ढला हुआ शरीर। चेहरे का रंग तो ऐसा जैसे मैदे में सिंदूर मिला दिया हो। रोजी को भारत की संस्कृति से बहुत प्यार था और इसीलिए उसने अमेरिका में रहते हुए भी हिंदी भाषा की पढ़ाई की थी और हिंदी बोलना भी सीखा। उसने किताबों में भारत के लोगों की शौर्य गाथाएं खूब सुनी थी और इसीलिए भारत को और नज़दीक से जानने के लिए वह राजस्थान के एक छोटे से गांव में घूमने आई थी। अभी उसकी यात्रा ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई थी कि कुछ लोगों ने एक विदेशी महिला को देखकर आदतानुसार अपनी लार गिरानी शुरू कर दी और रोजी को पकड़कर उसका बलात्कार करने की कोशिश की। पर इससे पहले कि वे अपने इस मकसद में कामयाब हो पाते, एक सजीले से युवक रूप ने रोजी को उन लड़कों से बचाया और उसके तन को ढकने के लिए अपनी शर्ट उतार कर दे दी। रूप की मर्दानगी और उदारता से रोजी इतना मोहित हुई कि उसने रूप से चंद मुलाकातों के बाद ही शादी का प्रस्ताव रख दिया। रोजी पढ़ी लिखी थी, वह सुंदर युवती थी, पैसे वाली भी थी, इसीलिए रूप को उससे शादी करने के लिए हाँ कहने में कोई परेशानी नहीं हुई। पर थोड़ा बहुत प्रतिरोध आया भी तो वह रूप के रिश्तेदारों की तरफ से कि एक विदेशी क्रिश्चियन लड़की से शादी कैसे होगी, ना जात की ना पात की और ना देश कोस की, इससे कैसे निभ पाएगी। पर रूप अपना दिल और जबान तो रोजी को दे ही चुका था, इसीलिए उसकी ठान को काटने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। पर पीठ पीछे सबने बातें जरूर बनाई। अंग्रेजन बहू की पूरे गांव में चर्चा थी। भाई देखने में तो सुंदर है, पतली नाक और लंबा शरीर, एक ने कहा। पर भाई, दोनों लोगों में संबंध भारतीय तरीके से बनते होंगे या फिर अंग्रेजी तरीके से, या फिर दोनों लोग इशारों इशारों में ही सब काम करते होंगे, दूसरे ने चुटकी ली। कुछ भी कहो यार, पर मुझे तो सारी अंग्रेजन लड़कियों को देखकर बस एक ही फीलिंग आती है कि ये सब वैसी फिल्मों वाली ही हीरोइनें हैं। इस पर सभी जोर से ठहाके लगाते हुए हंसते। उधर औरतों की जमात में भी आजकल बातचीत का मुद्दा रोजी ही थी। सुना है रूप की बहू मुंह उघाड़कर घूमती है। पहली औरत बोली, ना जी ना, कोई झूठ ना बुलावे, अभी कल ही उससे मिलकर आई हूँ। बड़ी गुणवान सी लगी मुझे, और कल तो उसने घाघरा चोली पहना था और अपने सिर को भी ढकने की कोशिश कर रही थी। पर अभी अभी नई नई है ना, इसीलिए पल्लू बार बार खिसक जा रहा था। दूसरी औरत ने कहा, पर जरा ये तो बताओ कि दोनों में बातचीत किस भाषा में होती होगी। रूप इंग्लिश सीखे या फिर अंग्रेजन बहू को हिंदी सीखनी पड़ेगी, तीसरी औरत ने कहा। और उनकी बात सच ही साबित हुई। रोजी को नया काम सीखने का इतना चाव था कि काफी हद तक घर का कामकाज भी सीखने लगी थी। रोजी के गांव में आने से जवान तो जवान, बल्कि बूढ़े भी उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और आहें भरा करते थे। कुछ युवक तो रोजी की एक झलक पाने के लिए रूप से बहाने से मिलने भी आ धमकते। गांव के पुरुषों को तो लगता था कि एक विलायती बहू के लिए तो किसी से भी शारीरिक संबंध बना लेना बहुत ही सहज होता है। रोजी के सास ससुर को शुरुआत में तो अपनी विलायती बहू के साथ आंकड़ा बैठाने में समस्या हुई, पर मन से ना सही ऊपर मन से ही सास रोजी को मानने का नाटक करने ही लगी थी। दूसरों की क्या कही जाए, रूप का चचेरा भाई शेरू भी अपनी रिश्ते की भाभी पर बुरी नजर लगाए हुए था। रूप और शेरू का घर एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए शेरू दिन में कई बार आता और बहाने से रोजी के आसपास मंडराता। ऐसा करने के पीछे भी उसकी यही मानसिकता थी कि अंग्रेजन तो कई मर्दों से संबंध बना लेती हैं और इनके लिए पति बदलना माने चादर बदलना होता है। क्या पता कब दांव लग जाए और अपने पति की गैर मौजूदगी में कब रोजी का मूड बन जाए और शेरू को उसके साथ अपने जिस्म की आग निकालने का मौका मिल जाए। पर रोजी बेचारी इन बातों से अनजान भारत में ही रहकर यहाँ के लोगों को समझ रही थी और रीति रिवाज सीख रही थी। इस सीखने में एक बड़ी बाधा तब आई जब रोजी को शादी के बाद माहवारी चक्र से गुजरना था। रोजी ने पढ़ रखा था कि इन दिनों में गांव में बहुत से नियमों का पालन किया जाता है,
इसीलिए उसने इस बारे में अपनी सास को बता दिया। रोजी की सास ने उसे कुछ नसीहतें दी और ये भी बताया कि अभी वे लोग पास के गांव में एक समारोह में जा रहे हैं और चूंकि उसे अभी किचन में प्रवेश नहीं करना है, इसीलिए सासू माँ ने उसे बाहर ही नाश्ता भी दे दिया और घर के लोग चले गए। रोजी घर में अकेली रह गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नाश्ता शुरू करने से पहले रोजी की चाय ठंडी हो गई थी और चाय को गर्म करने के लिए उसे किचन में जाना था। सासू माँ तो किचन में जाने को मना कर गई हैं। कोई बात नहीं, बाहर से किसी बच्चे को बुलाकर उसे किचन में भेजकर चाय गर्म करवा लेती हूँ। ऐसा सोचकर रोजी ने दरवाजा खोलकर बाहर की ओर झांका तो सामने ही आस पड़ोस के कुछ किशोर लड़के बैठे बैठे गाना सुन रहे थे। भैया जी, जरा इधर तो आना, मेरा एक छोटा सा काम कर देना। रोजी ने एक लड़के को उंगली से इशारा करके बुलाया और खुद अंदर चली गई। रोजी घर में अकेली है, ये उन बाहर बैठे हुए लड़कों को पता था। हालांकि रोजी की नज़र में वे लड़के अभी बच्चे ही थे, पर उसे क्या पता कि ये बच्चे उसके बारे में क्या सोचे बैठे हैं। अबे भाई, तेरी तो लॉटरी लग गई। विलायती माल घर में अकेली है और तुझे इशारे से बुला रही है। जा, मजे लूट। हाँ, एक काम जरूर करना दोस्त, उसकी वीडियो जरूर बना लेना, एक ने कहा। मन में ढेर सारी कामुक कल्पनाएं लेकर वह किशोर लड़का अंदर आया तो रोजी ने निश्चल भाव से उसे चाय गर्म कर देने को कहा। लड़का मन ही मन खुश हुआ और उसने सोचा कि ये तो हसीनाओं के अंदाज होते हैं। उसने चाय गर्म करके रोजी को प्याली पकड़ाई और उसकी उंगलियों को छूने का उपक्रम करते हुए उसके सीने को जोर से भींच लिया। इस बदतमीजी से रोजी चौंक उठी और गुस्से में भर उठी। एक जोरदार तमाचा उसने उस लड़के के गाल पर रसीद दिया। गाल सहलाता रह गया वह लड़का, मगर फिर भी रोजी से जबरदस्ती करने लगा। रोजी ने उसे धक्का दे दिया। तभी इतने में रूप खेतों पर से वापस आ गया। रोजी जाकर उसे लिपट गई और कहने लगी कि ये लड़का उसे छेड़ रहा है। इससे पहले कि सारा माजरा रूप की समझ में आ पाता, नीचे गिरा हुआ लड़का जोर से रोजी की तरफ मुंह करके चिल्लाने लगा। पहले तो इशारे से बुलवाती हो और जब कोई पीछे से आ जाता है तो छेड़ने का आरोप लगाती हो। अरे वाह रे त्रिया चरित्र, वह लड़का चीखता हुआ बोला। रूप, इसका भरोसा नहीं करना, ये गंदी नीयत डाल रहा था मुझ पर, मेरा भरोसा करो। रोजी की बात पर रूप को पूरा भरोसा था, इसलिए उसने तुरंत ही उस लड़के के कॉलर पकड़े और धक्का देते हुए दरवाजे तक ले गया। तब घर के बाहर उसके पड़ोसियों की भीड़ जमा होते देखकर उसने खुद ही मामला रफा दफा कर दिया और उस लड़के को डांटकर भगा दिया। उस दिन की घटना के बारे में भले ही लोग पीठ पीछे बातें करते रहे, पर सामने कोई कुछ नहीं कह सका। यह पहली दफा था जब रोजी को गांव में शादी करके आना खटक रहा था। वह इस घटना से अंदर तक हिल गई थी, पर जब रात को रूप ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और जी भर कर प्यार किया तो उसके मन का भारीपन थोड़ा कम हुआ। एक दिन की बात है, रूप किसी काम से शहर गया हुआ था। तब मौका देखकर शेरू रोजी की सास के पास आया और आवाज में लाचारी भरकर बोला, ताई जी, दरअसल बात यह है कि आपकी बहू की तबीयत अचानक खराब हो गई है और मुझे शाम होने से पहले शहर जाकर दवाई लानी है और अब आने जाने का कोई साधन नहीं है जो मुझे शाम से पहले शहर पहुंचा दे। हाँ, तो उसमें क्या है शेरू, तू रूप की गाड़ी लेकर चला जा। खाली ही तो खड़ी है, रोजी की सासू माँ ने कहा। हाँ, सो तो है ताई जी, पर आप तो जानती हो कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता। अगर आप इजाज़त दो तो मैं भाभी को अपने साथ लिए जाऊं। वे तो विदेशी हैं और गाड़ी तो चला ही लेती हैं। हम बस यूं जाएंगे और बस यूं आएंगे। शेरू की बात सुनकर रोजी की सास हिचकी, पर उसने इतनी लाचारी से ये बात कही थी कि वे चाहकर भी मना नहीं कर पाईं। अरे बहू, जरा गाड़ी निकालकर शेरू के साथ चली जा, शहर से कोई दवा लेनी है उसे। रोजी की सास ने कहा। जी माँ जी, चली जाती हूँ। और सुन, जरा धीरे गाड़ी चलाना, ये गांव है हमारा, तेरा विदेश नहीं। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। रोजी को क्या पता था कि शेरू की नीयत में ही खोट है। उसने गाड़ी निकाली और शेरू कृतज्ञता से हाथ जोड़कर बैठ गया। रोजी ने गाड़ी बढ़ा दी
गांव से कुछ दूर निकल आने के बाद एक सुनसान जगह पर शेरू दांत चियारते हुए बोला, भाभी, थोड़ा गाड़ी रोको, जरा पेशाब कराएं। गाड़ी रुकी तो शेरू झाड़ियों के पीछे चला गया और उसके जाते ही शेरू के तीन दोस्त कहीं से आ गए और शेरू से बातचीत करने लगे और बातें करते करते गाड़ी में बैठ गए। इससे पहले कि रोजी कुछ समझ पाती, शेरू ने उसका मुंह तेजी से दबा दिया और एक दोस्त ने रोजी के हाथों को रस्सी से बांध दिया और शेरू गाड़ी के अंदर ही रोजी के कपड़े फाड़ने लगा। रोजी अब तक उन लोगों की गंदी नीयत समझ गई थी। उसके हाथ जरूर बंधे हुए थे, पर पैर अभी मुक्त थे। उसने एक जोर की लात शेरू के मर्दाना अंग पर मारी। दर्द से बिलबिला उठा था शेरू। अपने अंग अपने हाथ से पकड़कर वहीं जमीन पर लौटने लगा। इस दौरान उसके एक दोस्त ने रोजी के पैरों को भी रस्सी से बांध दिया और रोजी के नाजुक अंगों से खेलने लगा। रुक जाओ, पहले इस विदेशी कुतिया को मैं नोचूंगा। कमीनी ने बहुत तेज मार दिया है। अब इसे मैं बताता हूँ कि दर्द क्या होता है। एक दरिंदे की तरह वह टूट पड़ा रोजी पर। रिश्ते की मर्यादा को भी उसने तार तार कर दिया था। उसके बाद उसके तीनों दोस्तों ने रोजी के साथ बलात्कार किया। चीख भी नहीं सकी थी वह। बलात्कार करने के बाद उसके हाथ पैरों को खोल दिया उन लोगों ने। जब रोजी की चेतना लौटी तो पोर पोर दर्द कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पुलिस में रिपोर्ट करे या अपना जीवन ही खत्म कर दे। पल पर भला वह जीवन को क्यों खत्म करे? आखिर उसने क्या गलत किया है? बस इतना कि किसी झूठ बोलकर सहायता मांगने वाले की सहायता की है और फिर किसी के चेहरे को देखकर उसकी नीयत का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता है ना। अगर मैं इस तरह मर गई तो रूप क्या सोचेगा? परेशान रोजी ने पहले ये बात रूप को बताने के लिए सोची और उसके बाद ही कोई फैसला लेने का मन बनाया। रोजी किसी तरह घर वापस पहुंची तो रूप वहां पहले से ही बैठा हुआ उसकी राह देख रहा था। रोजी रूप से लिपट गई और रोने लगी। क्या हुआ रोजी? तुम्हारे बदन पर इतने निशान कैसे? क्या कोई दुर्घटना हुई है तुम्हारे साथ? रूप ने रोजी के हाथों और चेहरे को देखते हुए कहा। हाँ, दुर्घटना ही तो हुई है। ऐसी दुर्घटना जिसके घाव मेरे जिस्म पर ही नहीं, आत्मा पर भी पहुंचे हैं। पर हुआ क्या है? सब्र का बांध टूट रहा था रूप का। शेरू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया है। फफक पड़ी थी रोजी। क्या? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मैं शेरू को ऐसी सजा दूंगा कि उसकी पुश्तें कांप उठेंगी। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रूप ने रिवॉल्वर पर मुट्ठी कसी, कुछ कदम तेजी से बढ़ाए और फिर अचानक रोजी की तरफ पलटा और बोला, वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब से मैंने तुम्हें जाना है तब से तुम्हारे साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ होती ही रहती है। कहीं कोई तुम्हें देखकर घर में घुसता है और कहीं कोई तुम्हारे साथ गैंग रेप करता है। आखिर अपनी गाड़ी चलाकर तुम क्यों गई थी शेरू को लेकर? सवाल तो तुम पर भी उठ सकते हैं ना। रूप के मुंह से निकले ये शब्द उसे बाणों की तरह लग रहे थे। कुछ भी ना कह सकी रोजी। आंसुओं में टूट गई थी वह और अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। अगले दिन रोजी पूरे घर में कहीं नहीं थी। अलबत्ता उसके बिस्तर पर एक कागज रखा जरूर मिला। कागज में लिखा था, मेरे रूप, मैं जब से भारत आई सबने मेरी देह को ही देखा, सबने मेरी देह को ही भोगना चाहा। कहीं किसी ने कोहनी मारी तो कहीं किसी ने पीछे से धक्का मारा। तुम्हारी आंखों में पहली बार मुझे सच्चा प्रेम दिखा तो मैंने तुमसे ब्याह रचाया, पर अब मुझ पर तुम्हारा विश्वास भी डगमगा रहा है। माना कि मैं यहाँ के लिए विदेशी हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सबके साथ सो सकती हूँ। क्या सब लोग मुझे एक वेश्या भर समझते हैं? मेरे जाने के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मैं तो यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने और समझने आई थी, पर अब मन भर गया है। अफसोस यह है, वह भारत नहीं जिसके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।